हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। हमने अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड दूसरा वेक्टर एनालिसिस। आज से हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बात समझते हैं इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, क्या क्या चीज़ हमको पढ़ने को मिलेगी, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, पूरी थोड़ी सी बात करते हैं। फिर तो हम लोग को पूरा जम करके पढ़ना ही है। सबसे पहली बात देखो, काइनेमेटिक्स एक बहुत ही कह सकते हो कि टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात किया आ जाए तो इनॉर्मस टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं इस पर, बहुत अलग अलग टाइप के। प्रैक्टिस इस पर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अप्रोच पता होना चाहिए कि यार इस टाइप के क्वेश्चन को सर ने ऐसे सॉल्व करने को बताया है। ये चीज़ सबसे पहली इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात कि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मैथमेटिकल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर बहुत इंटरेस्टिंग है। तुमको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। इतने अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग कि तुमको फॉरगेट अबाउट एग्ज़ाम्स कि यार हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये सोच के पढ़ना है कि यार हम लोग जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उससे लर्निंग हमें क्या मिल रही है, हम कॉन्सेप्ट को कितना सीख रहे हैं, क्या नई चीज़ हमको जानने को मिल रही है। सीखने पर फोकस करेंगे, एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होंगे, इस बात को ध्यान रखना। तीसरी चीज़ जो हमको समझनी है इस चैप्टर में, देखो ये काइनेमेटिक्स में बहुत अलग अलग टॉपिक मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे 1 डायमेंशन मोशन भी तुमको इसमें पढ़ाऊँगा मैं, और ग्राफ भी इसमें पढ़ेंगे हम लोग, रिलेटिव मोशन इसमें पढ़ेंगे हम लोग, 2 डायमेंशन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सारा कुछ इसमें कवर करने वाले हैं। तो बहुत ये लंबा सेक्शन रहेगा और इस पर बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत तुमको मजा आएगा इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, क्योंकि फिज़िक्स के बहुत ही कह सकते हो कि एक ब्यूटी ऑफ फिज़िक्स कह सकते हो कि ये पूरा चैप्टर तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, बट हाईली कॉन्सेप्चुअल है। अगर लापरवाही इसमें होगी और सरफेस अगर पढ़ने की कोशिश हम करेंगे कि यार सरफेस पढ़ लिया जाए, तो सरफेस पढ़ने से, ऊपर ही ऊपर बात को समझने से न एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे और ना वो जो सब्जेक्ट की गहराई है वो तुमको समझ में आएगा। इसलिए हम लोग धीमे धीमे पेशेंस के साथ बहुत डीप में जाकर के पढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा उसमें वक्त लगेगा, लेकिन बिलीव करो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन एकदम हवा की तरह सॉल्व होंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी है, फिर उसका मज़ा तुमको एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, तो लेकिन जैसा कि हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं कहता हूँ कि जब भी मैं कोई टॉपिक शुरू करता हूँ तो तुम सब जानते हो कि बेसिक, ज़ीरो, एलिमेंट्री लेवल से शुरू करते हैं, फिर हम लोग एडवांस तक भी जाते हैं। तो आज की क्लास स्टार्टिंग क्लास है, बहुत बेसिक से, बहुत ज़ीरो से, बहुत फंडामेंटल से शुरुआत करेंगे। एकदम बेसिक से, एकदम ज़ीरो मान के चलते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे को एकदम कुछ नहीं आता, एकदम ज़ीरो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर धीमे धीमे हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। चलो तो शुरू करते हैं अपना इस चैप्टर दैट इज़ काइनेमेटिक्स। सबसे पहली टॉपिक जो मैं तुमको शुरू करूँगा दैट इज़ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक्चुअली मैं तुमको आज के इस लेक्चर में मैं क्लियर कर दूं, इन दोनों का बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे और हमारा एकदम क्लियर अप्रोच क्या होना चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, और इन तीनों के लिए चेक करेंगे इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है और एवरेज का क्या मतलब होता है। ठीक है, बट स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ और मैं तुमसे सबसे अपील करूँगा कि 2 अपील करूँगा। पहली बात तो ये कि अगर पीछे के लेक्चर्स में दैट इज़ वेक्टर और डायमेंशन एरर में जो नए बच्चे अभी जुड़े हैं, अगर कुछ कहीं बैकलॉग है, छूटा है, तो सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर को अरेंज किया गया है। एक एक करके सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर को देख डालो, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करा है उसको प्रैक्टिस कर डालो, ताकि पीछे न रह पाओ। क्योंकि ऐसी बहुत सारी पीछे चीज़ें जो हम सीखे हैं वो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी,
ये तो पहली बात होगी कि बैकलॉग को ख़त्म करना है। दूसरी बात कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन वीडियो की सबको उस दिन मिल जाए जिस दिन वीडियो आती है, ताकि ये पता चल जाए कि यार लेक्चर आ चुका है, वीडियो आ चुका है, अब हमें देखना है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन वीडियो की सबको तुरंत मिल जाए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, चलो अब शुरू करते हैं हम लोग एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। सबसे पहले थोड़ा सा काइनेमेटिक्स के बारे में तुमको बताओ, काइनेमेटिक्स होता क्या है। काइनेमेटिक्स में हम लोग को किसी पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, टाइम और स्पेस मैंने बना रखा है, ये टाइम है, ये स्पेस है। टाइम और स्पेस में किसी पार्टिकल के मोशन को हम अच्छे से स्टडी करेंगे, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, हर एक चीज़ को देखेंगे। मोशन के कॉज का यहाँ पर हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, बात को समझना। तो हम लोग पार्टिकल के मोशन को स्टडी करेंगे अच्छे से, उसकी छोटी छोटी बारीकियों देखेंगे विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। तो कॉज ऑफ मोशन यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि पार्टिकल के मोशन का कॉज क्या है, तो इसी को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। बाद में हम लोग कॉज भी देखेंगे कि पार्टिकल के मोशन भी कैसे हो रहे हैं, उस मोशन का कॉज क्या है, वो मोशन किस वजह से हो रहा है। दैट विल कम अंडर डायनेमिक्स। तो दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हमको कॉज की बात नहीं करनी है, बस पार्टिकल के मोशन को अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, आगे डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर कॉज भी चेक करेंगे, कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या उसके पीछे रीज़न है, एंड उसके पूरे मोशन को स्टडी, दैट विल बी डायनेमिक्स। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछ लिया कि व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स, तो क्या बताओगे? काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इन टाइम एंड स्पेस विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। बिना इस बात को जाने, इस बात पे टेंशन लिए कि कॉज क्या है, बस उसके मोशन को स्टडी करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, तो ये तो होगा काइनेमेटिक्स। एक चीज़ का और मैं डिस्कस कर दूं पहले। फिज़िक्स में एक इस चीज़ की बहुत बात आएगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखो, किसी भी फिज़िकल इंसिडेंस को हम जहाँ से ऑब्ज़र्व करते हैं, जहाँ से देखते हैं, किसी भी हमारे आसपास बहुत सारा फिज़िकल इंसिडेंस होता है। गाड़ियाँ चल रही हैं, है ना, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है अंडर द ग्रेविटी, फैन मूव कर रहा है, ये सब क्या है, दे आर फिज़िकल इंसिडेंस। तो हम किसी भी फिज़िकल इंसिडेंस को जहाँ से देखते हैं, द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो ये हो गया तुम्हारा 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, और ये हो गया टाइम। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस और ये टाइम, ये मिल करके एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बनाते हैं। अब इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसी 3D स्पेस में, इसी टाइम के हिसाब से हम चेक करेंगे पार्टिकल के मोशन के बारे में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। स्पेस और टाइम में किसी पार्टिकल के मोशन को अच्छे से स्टडी करेंगे, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। ठीक है, और जहाँ से स्टडी करेंगे वो स्पेस, और उस स्पेस में एक जो टाइम होगा, वो टाइम और ये स्पेस मिल करके एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का निर्माण करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हालांकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से आगे बात करेंगे, जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो बहुत डिटेल में इसकी बात करनी होगी। अभी सिर्फ हमें इतना समझ जाना है कि जहाँ से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, वो जगह, वो प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, तो ये जो अर्थ है ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं इस अर्थ के रेस्पेक्ट में किसी चीज़ को देखूँगा। हो सकता है तुम इस वीडियो को शायद किसी ट्रेन में बैठ के देख रहे हो, बस से बैठ के देख रहे हो, और ट्रेन बस मूव कर रही है, तो मूविंग ट्रेन या मूविंग बस तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तुम उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में, बस के रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, और उसके रिस्पेक्ट में तुम अपना कॉन्क्लूज़न निकालोगे कि वो चीज़ फास्ट है कि स्लो है, कि रेस्ट में है कि मोशन में है, कि लेफ़्ट है कि राइट है, कहाँ है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं कि एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये एक स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस, और ये है हमारा टाइम, ठीक है, और यही हमारा हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लूडिंग दिस स्पेस एंड टाइम। इसी स्पेस और टाइम में हम पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, उसी को हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है। सुनो, मान लो एक पार्टिकल है जो किसी पॉइंट ए पर है स्पेस में, ठीक है। अब उस स्पेस में इसका जो भी पोजीशन है हम लोग नाप सकते हैं, इस स्पेस में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहाँ पे नाप सकते हैं, और किस वक्त है यहाँ पे टाइम भी पता है हमको। तो मान लो t1 टाइम पर पार्टिकल पॉइंट ए पर है और ये चलना शुरू करता है 3 डायमेंशनल स्पेस में। अभी मैं 1D में अपने आप को मैं नहीं ला रहा हूँ, ये पूरा 3D स्पेस से बात करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरिलेट अगर मैं करना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल एक हाउस फ्लाई ले लो, मक्खी इसको कहते हो। तुम्हारे घर के कमरे में एक मक्खी को देख लो, बस उसको 2 मिनट ऑब्जर्व करो, उसका 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 पाथ कैसा होता है, इधर उधर यहाँ दाएं ऊपर नीचे, 3D स्पेस में वो जहाँ मन चाहे मूव करती है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ मान लो पार्टिकल का मोशन है, एक हाउस फ्लाई की तरह, या हाउस फ्लाई ही समझ लो ये है कोई, जो अभी t1 टाइम पर पॉइंट ए पर है और ये मूव करते करते मान लो कहीं पर t2 टाइम पर पॉइंट बी पर पहुंच जाती है, या पार्टिकल पॉइंट बी पहुंच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर पे हमें 2 चीज़ का जिक्र हमसे पूछा जाता है, 2 चीज़ का जिक्र हमसे होता है, एक उसका एवरेज स्पीड और दूसरा उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होता है इसको समझो। उसके हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज डिस्टेंस। जैसा कि हम सब जानते हैं, डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। अब ये हाउस फ्लाई पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला आया, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया तो स्ट्रेट लाइन तो आया नहीं, नॉट नेसेसरली कि स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, हो सकता है कि जिग जैग कभी दाएं बाएं ऊपर नीचे कभी भी किसी भी रास्ते आ सकता है, ठीक है। तो ये जो इसका टोटल लेंथ है पाथ का, ये जो पाथ देख रहे हैं ना, इस पाथ की जैसे फॉर एग्जांपल एक डोरी है, उसको ऐसे घुमा कर रखा है, इसको पकड़ करके सीधा कर दो, ऐसे स्ट्रेट हो जाए, तो इस कर्व का जो टोटल लेंथ है वो टोटल लेंथ उस पार्टिकल ने कवर किया है, ठीक है। तो जो पार्टिकल अपने पाथ का जो टोटल लेंथ कवर करता है वही कहलाता है उसका डिस्टेंस। मैं तुमसे पूछूं कि इस हाउस फ्लाई ने ए से बी जाने में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस का मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जितना मूव करेगा सब काउंट करना है। तो पाथ की जो टोटल लेंथ होती है, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, ये कर्व की जो लेंथ है वो डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को चलो मैं मान लेता हूँ बच्चा कितना है ये s, तो दिस डिस्टेंस इज सपोज s, इतना डिस्टेंस कवर किया। t1 टाइम पे शुरू किया, अब t1 टाइम t2 टाइम कैसे चेक करेंगे, हमारे पास इस स्पेस में एक टाइम फ्रेम है, एक टाइम भी हमको दिया हुआ है, एक घड़ी है जो इस स्पेस में टाइम को बताती है। तो इसी को बोलते हैं स्पेस एंड टाइम, बहुत बार सुना होगा ना, स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम, यही है। अब टाइम भी हमको पता है, तो हम पता कर सकते हैं कि किस वक्त वो ए पर था और किस वक्त वो बी पर पहुंच गया। तो अब यहाँ से मैं टाइम टेकन अगर निकालना चाहूँ कि टाइम टेकन कितना है, तो कहोगे सर सिंपल सी बात है, t2 माइनस t1 कर लीजिए। तो इतने टाइम में वो इतना टोटल लेंथ कवर किया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यानी कि v एवरेज इज डिफाइंड एज, जिसको हम लोग v बार भी कह सकते हैं, इज डिफाइंड एज
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। याद रखना, एवरेज स्पीड हमेशा एक टाइम इंटरवल में निकाला जाएगा कि इतने समय से लेकर के इतने समय तक उसकी स्पीड क्या है, तो वो एवरेज स्पीड अपने आप हो जाएगी। तो जब भी किसी पार्टिकल की स्पीड हम एक टाइम इंटरवल में निकालें, 2 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड तक, 3 सेकंड से लेकर के 8 सेकंड तक, बीच में क्या हुआ उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में t1 से लेकर t2 समय तक के बीच में पार्टिकल क्या कर रहा है इससे प्रति भर का कोई मतलब नहीं होता है। हो सकता है कि वो बीच में रुका भी है, तेज हुआ है, धीमे हुआ है, ऑब्वियसली होता भी है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस है s अपॉन टोटल टाइम इज डेल्टा t, दैट इज s बाई t2 माइनस t1। तो ये कहलाता है बच्चा एवरेज स्पीड किसी पार्टिकल का किसी टाइम इंटरवल में। तो एवरेज जो होता है वो पूरे मोशन का एक जनरल आइडिया होता है। इसका कतई मतलब नहीं होता है कि पूरे मोशन में वो इसी स्पीड से चला है। एक एवरेज होता है कि मान सकते हो कि अच्छा पूरे जर्नी को इतने स्पीड में कवर किया होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्रिकेट में क्या निकालते हैं, वी फाइंड रन रेट, 20 ओवर में 180 रन बन गए, ठीक है। तो 20 ओवर में 180 रन बन गए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रन रेट इज़ 9 रन पर ओवर, हर ओवर में 9 रन बन रहे हैं। ये एवरेज हुआ। क्या सही में हर ओवर में 9 रन बनते हैं? प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में चांस बहुत कम होता है। किसी में 10 बन गए, किसी 15, कोई मैडन भी चला गया। तो ये 9 रन्स पर हमको क्या बता रहा है, हम क्यों इसको फाइंड कर रहे हैं? ये पूरे मैच का हाल, पूरे मैच नहीं, पूरे इनिंग का हाल, पूरे 20 ओवर में औसत क्या मान सकते हो वो तुमको बताता है। तो एवरेज स्पीड एक पूरे मोशन का एक जनरल आइडिया होता है। नॉट नेसेसरी, ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पीड यहाँ पर पे आई हो एवरेज, पूरे मोशन के दौरान कभी वो स्पीड रही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। 9 रन पर ओवर आ रहा है, हो सकता है कि 20 ओवर में से किसी ओवर में 9 रन ना बनाओ, ऐसा भी हो सकता है। किसी में 12 बने, किसी में 5 बन गए, ऐसा भी हो सकता है। तो एवरेज जो होता है वो रियल चीज़ को कभी नहीं दिखाता, वो पूरे मोशन में एक जनरल आइडिया प्रस्तुत करता है कि नहीं। अगर मैं एवरेज निकालता हूँ 10 मीटर पर सेकंड, तो ऐसा हो सकता है कि एवरेज 10 तो आ गया, मगर पूरे मोशन में 10 मीटर पर सेकंड कभी था ही नहीं उसका, ऐसा भी हो सकता है। तो एवरेज जो है वो पूरे मोशन का एक जनरल आइडिया होता है कि भाई पूरे मोशन को मान लो, जाओ ख़त्म करो, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ तो हमने 3D स्पेस में बात किया। अगर मैं तुमसे बात कहूँ कि अगर इसको मैं तुमको, ये तो 3D स्पेस में है जहाँ पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है। एक हम लोग जो कि अपने डिस्कशन को बहुत ज़्यादा 1 डायमेंशन मोशन पर ही अपना हम लोग को रखेंगे, तो इसका एग्जांपल तुमको और दिखाता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल और तुमको क्लियरली बताऊँ कि ये तुम्हारा घर है, दिस इज़ योर हाउस, ठीक है, एंड दिस इज़ योर स्कूल, ठीक। तुम 7:30 पर अपने घर से निकलते हो। मैं तुमको एवरेज का आइडिया देने जा रहा हूँ। और 7:45 पर मॉर्निंग में अपने स्कूल तो पहुँच जाते हो। हालांकि हाउस से स्कूल हमारा स्ट्रेट लाइन तो होता नहीं है, बहुत रेयरली है किसी का ऐसा होता हो कि बस घर से समय स्कूल आ, ऐसा नहीं है, मुड़ना उड़ना पड़ता है। मगर एक मोमेंट के लिए मान लो कि ये हमारा घर है और सामने मेरा स्कूल है, एकदम स्ट्रेट लाइन सामने दिखाई दे रहा है। जस्ट कंसिडर ए केस। 7:30 पर मैं निकला, 7:45 पर मैं पहुंच गया या तुम पहुंच गए। 15 मिनट मुझको लगा अपने घर से स्कूल जाने में, एकदम मान लो स्ट्रेट पाथ में मैं चला, ठीक है, जस्ट कंसिडर ए केस।
अब इस पूरे 15 मिनट की जर्नी में हम सब जानते हैं कि हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक की स्पीड हमारी शुरू में बहुत तेज़ रही हो, फटाफट स्कूल चलते हैं, बीच में स्पीड थोड़ी स्लो हो गई, कहीं रुक भी गए, स्पीड ज़ीरो हो गई, आखिरी समय बहुत तेज़ साइकिल चला के पहुँच गए, स्पीड बहुत बढ़ गई। तो इस पूरे 15 मिनट में बच्चा स्पीड हमारी कांस्टेंट रेयरली ही होती है कि अब पूरे 15 मिनट कांस्टेंट स्पीड से चलाए, एक जनरल आइडिया पता नहीं होती है। ठीक है, तो हम जो ये पूरे 15 मिनट में स्पीड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि 15 मिनट में तुमने घर से स्कूल तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एस, और टाइम कितना लिया 15 मिनट। तो पूरे डिस्टेंस को जो टाइम लिया डिवाइड कर दिया, वो आ गया तुम्हारा एवरेज स्पीड। मगर तुम सबको पता है ये एवरेज स्पीड एवरेज ही है, रियल चीज़ नहीं बता रहा है। हो सकता है हम कभी बहुत तेज़ चले हों, कुछ दौरान बहुत स्लो हो गए हो, रुक भी गए हो, ज़ीरो भी स्पीड हो गई है, फिर बहुत तेज़ हो गया, ये सब हमको एवरेज स्पीड में पता नहीं चलता है। तो किसी भी टाइम इंटरवल में जब हम लोग स्पीड निकालते हैं तो वही हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड। ठीक है, इसके लिए कुछ करना नहीं है, टोटल डिस्टेंस लिया और टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। ठीक है ये केस मैंने बता दिया कि मान लो अगर मोशन वन डायमेंशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है पार्टिकल का। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन मान लो पार्टिकल का अगर हो रहा है तो जो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसको मैंने चलो एक्स एक्सेस मान लिया, कुछ मान लिया, और उस पर फिर डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया, स्पीड हमारी आ गई। ठीक है, चलो तो ये एक जनरल आइडिया है। और ये मान लो एक अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन हो रहा है तो उस केस में कैसे हम लोग डिस्टेंस और टाइम को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन तुमको मैंने अभी बताया कि बेटा जो एवरेज होता है, एवरेज स्पीड, वो पूरे मोशन के एक एवरेज को बताता है। पूरा मोशन किस तरीके से हुआ है ये एवरेज तुमको नहीं बताता। मैच का रन रेट 9 रन पर ओवर है, लेकिन हर ओवर में क्या हुआ है ये तुम एग्जैक्ट नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग दूसरे स्पीड की बात करते हैं। उस स्पीड का नाम होता है बच्चा इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे समझना, फॉर एग्जाम्पल तुमने 15 मिनट तक तुमने ट्रैवल किया, मैंने कहा 15 मिनट में तो स्पीड कितनी है बताओ, तुम कहोगे ठीक है सर डिस्टेंस काउंट कर लीजिए स्कूल का, टाइम से डिवाइड करिए, आगे एवरेज। ठीक है, मैं कहा ठीक है चलो काम करता। लेकिन मैं कहा नहीं, मुझको पूरे 15 मिनट का हिसाब किताब नहीं चाहिए कि तुमने 15 मिनट में क्या किया है। नहीं, मैं बिल्कुल इसमें रत्ती भर भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि 15 मिनट में तुमने क्या किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 7:37:10 7:30 से 7:45 के बीच में ये समय मिलेगा। 7:37:10 पर तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी। तो इस वक्त मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी। पूरे 15 मिनट में मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं यार। घड़ी में 7:37:10 जब भी हुआ उस वक्त मुझको वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी की बात बाद में करेंगे, उस वक्त मुझको स्पीड बताओ। तो क्या अंतर है, हमने जब यहाँ से यहाँ निकाला तो बच्चा टाइम इंटरवल की बात किया, और जब मैं यहाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, मान लो 7:37:10 पर तुम यहाँ पे हो, और यहाँ पर तुमसे मैं तुम्हारी स्पीड पूछ रहा हूँ, न 7:37:09 पर, न 7:37:11 पर, एग्जैक्ट 7:37:10 पर मान लो मैं तुमसे तुम्हारी स्पीड पूछा, ना उसके एक माइक्रो सेकेंड आगे ना उसके एक माइक्रो सेकेंड पहले, एग्जैक्ट इसी वक्त। तो इस स्पीड को हम कहते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब किसी पार्टिकल की स्पीड हम एक निश्चित समय पर निकालते हैं, एक सर्टेन टाइम पर निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? तो इंस्टेंटेनियस, अच्छा दूसरी बात कि इंस्टेंटेनियस निकालते क्यों ऐसे? दोनों स्पीड में, हालांकि ऐसे तो नहीं कह सकते कौन अच्छा कौन ख़राब है, मगर इंस्टेंटेनियस तुमको इन्फॉर्मेशन और क्लियर देता है ना। अगर हमको चॉइस मिले तो हमेशा हम विल गो फॉर इंस्टेंटेनियस। मालूम है क्यों? एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे दो दोस्त हैं, तुम्हारे दो दोस्त हैं ए और बी। ए और बी ये दोनों एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अपने घर अलग अलग घरों पे देख रहे हैं, साथ नहीं देख रहे। और तुम सी हो जो तुम क्रिकेट मैच नहीं देख पा रहे, तुम बाहर में कहीं फंसे हुए हो, तुम नहीं देख पा रहे हो। जो तुम्हारा ए दोस्त है वो एक एक बॉल देख रहा है, पूरा एक बॉल से लेकर के 20 ओवर में 120 बॉल होते हैं। मान लो T20 का गेम है, आजकल उसी का ज़माना है। T20 का गेम है, पूरे 120 गेंदें हुई हैं और ए जो बंदा है वो एक एक गेंद को देख रहा है। हर एक गेंद पर क्या, पहली गेंद पर क्या हुआ, दूसरी गेंद पे क्या हुआ, कौन गेंद पे विकेट गिरा, कहाँ पे छक्का लगा, कहाँ पे डॉट गेंद हुआ, सब देख रहा है। मगर दूसरा दोस्त बी है, वो पूरे मैच में एक एक गेंद को नहीं देख रहा। वो क्या कर रहा है, हर 3 ओवर बाद आ रहा है या हर 4 ओवर बाद, ऐसे करते करते वो पूरे 20 ओवर 4-4 कर लेते हैं, है ना, 4-4 ओवर बाद देख रहा है। जब 24 गेंद हो गई, फिर आया देखा स्कोर क्या है, चला गया। फिर 4 ओवर हो गया, फिर देखा स्कोर चला गया। हर 4 ओवर के बाद आ रहा है, 4 ओवर जैसे ही पूरा हो रहा है मैच का हाल देख रहा है, चला जा रहा है। पूरे 20 ओवर उसने ऐसे ही किया है। 4-4 ओवर के इंटरवल पर मैच को देखा है। एक 4 ओवर देखा, इतने विकेट है, इतने रन है, चला गया। अगले 4 ओवर बाद आया, इतना विकेट, इतना रन, चला गया। पूरे 20 ओवर कैसे देखा है। और ए वाला जो बंदा एक एक गेंद को देखा है। अब तुमसे मैं पूछूं, और तुम सी हो, तुम मैच देख ही नहीं पा रहे हो। अब मैं तुमसे पूछूं कि जब तुम आओगे और पूछोगे, ए और बी तुम दोनों तुम्हारे सामने खड़े हैं, और तुम पूछो ए और बी से कि यार मैच में क्या हुआ, मैच में क्या घटा, मैच में क्या क्या घटना घटी, मैच कैसे आगे बढ़ा। अब मुझको बताओ कि ए और बी में से मैच का असल इन्फॉर्मेशन, कैसे मैच घटा, इनिंग कैसे आगे बढ़ी, ये तुमको अच्छे से कौन बता पाएगा, ए या बी? ऑब्वियसली ए, क्योंकि ए ने बॉल टू बॉल देखा है। एक एक पल पल की खबर उसके पास है। हर एक पल बताएगा क्या हुआ है, किस ओवर में विकेट गिरा, किस ओवर में छक्का लगा, किस ओवर में सबसे मैक्सिमम रन बने, सब बताएगा। और अगर मैच तुम्हारा विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हो रहा है कि टीमों के बीच हो रहा है, तो ये भी बताएगा कि दोनों में झगड़ा कब हुआ है, किस ओवर के किस बॉल पे दोनों आपस से भिड़ गए, सब बता देगा तुमको। सब कुछ तुमको बताएगा ए। लेकिन बी, हो सकता है कि मैच के इंपॉर्टेंट पॉइंट को बी ने मिस कर दिया हो सकता है कि जब दोनों का झगड़ा हो रहा हो, वो उस वक्त वो देख ही नहीं हो रहा हो मैच, कैसे बता पाएगा दोनों का झगड़ा हुआ था। वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा क्लियरली। पूरी इनिंग के उसने इन्फॉर्मेशन देखी ही नहीं, क्या तुमको बताएगा। तो अब ये बताओ कि जब हम एक एक गेंद पर नज़र रखेंगे, एक एक पल पल को नज़र रखेंगे, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अब ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पूरे 15 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और स्पीड मैंने निकाल लिया एवरेज, एक तो ये हो गया। और दूसरा, मैं एक एक सेकंड पर चेक करूं, 7:31 पर क्या हुआ, 7:32 पर क्या हुआ, 7:33 पर क्या हुआ। इवन एक एक मिनट नहीं, उस एक मिनट के जो 60 सेकंड है, एक एक सेकंड पर चेक करूं, एक एक सेकंड पल पल में चेक करूं कि तुम्हारी स्पीड कब घट रही है, कब बढ़ रही है। तो मुझको पता चलेगा ना कि कितना दूर तुम फास्ट चले हो, कितना दूर तुम साइकिल खड़े होकर के रेस्ट किए हो, कितना दूर तुम साइकिल रोक करके दोस्तों से बातचीत की हो, किस वक्त तुम स्पीड बहुत ज़्यादा भगा दिए, किस वक्त तुम जाम में फंसे थे। ये हमें कब पता चल पाएगा, जब एक एक सेकंड में तुम पर नज़र रखूँगा।
तो जब किसी पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियरली चाहिए होती कि हर एक सेकंड पर उसने क्या किया, तो उसके लिए क्या करना होगा, हर एक सेकंड पर तुमको उसकी वेलोसिटी पता करनी होगी। उसी को हम कहेंगे बच्चा इंस्टेंटेनियस, एक सर्टेन टाइम पर। और तुमसे कोई पूछे, तुम खुद देख लो इन दोनों स्पीड में से कौन सी स्पीड तुमको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे पाएगी पार्टिकल के। तुमसे पूछूं कि विच विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पार्टिकल, तो कहोगे इंस्टेंटेनियस, क्योंकि यहाँ तो हमको ये पता होगा कि पूरे 15 मिनट में क्या हुआ है, और यहाँ पर हमको पता होगा कि एक एक सेकंड में क्या हुआ है। तो जो एक एक सेकंड वाली कहानी है ये तुमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में। एग्जैक्टली वही जो एक एक बॉल देखने में है और 4-4 ओवर देखने में है। तुम खुद समझ सकते हो कि कौन इन्फॉर्मेशन अच्छा देगा। तो वही समझ लो यहाँ पर भी होता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। ठीक है, चलो तो फिर से एक बार दो में डिफरेंस बता दूँ मैं कि तो जब किसी पार्टिकल की स्पीड हम एक टाइम इंटरवल में चेक करें तो वो होगा तुम्हारा एवरेज, कि पूरे यहाँ से यहाँ तक ही है। एवरेज में तुमको इस बात का पता नहीं लगता कि जर्नी के बीच बीच में क्या हुआ है, ये तुमको पता बहुत मुश्किल से लग पाएगा कि बीच बीच में कब कब क्या हुआ, क्योंकि तुमने पूरे जर्नी में इकट्ठे निकाल लिया। और अगर हमें ये पता करना हो कि पूरे जर्नी में नहीं, पूरे जर्नी के एक एक सेकंड पर क्या हो रहा है, कब तेज़ हो रहा है, कब स्लो हो रहा है, कब पीछे, कब आगे, कब रुका है, तो हमें क्या करना होगा, हर एक एक सेकंड पर स्पीड निकालनी होगी। जैसे यहाँ तुमको एग्जाम्पल बताया, उसी को कहते हैं बच्चा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, स्पेस है तुम्हारे पास, टाइम फ्रेम लगा हुआ है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो किस वक्त कितना फास्ट कितना स्लो है। ठीक है, चलो, क्योंकि एवरेज जो होता है वो पूरे मोशन को मतलब एक एवरेज बताता है कि एवरेज कितना फास्ट है कितना स्लो है। लेकिन इंस्टेंटेनियस बीच बीच में वो कब तेज हुआ कब धीमे हुआ ये सब तुमको बताएगा। ठीक है, तो हमको ये इन्फॉर्मेशन और क्लियर देगा पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है वो और तुमको क्लियर बता देगा। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे, तो निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो डेल्टा टी है टाइम इंटरवल, इसको बहुत छोटा कर दे, इतना छोटा कर दे कि एग्जैक्ट एक पॉइंट की बात आ जाए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, अच्छा इंस्टेंट स्पीड को हम लोग सिर्फ स्पीड भी कहते हैं। अगर सिर्फ स्पीड का है तो मतलब समझना कि वो इंस्टेंटेनियस ही है। तो v इंस्टेंटेनियस और v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा s बाई डेल्टा टी, डेल्टा s बाई डेल्टा टी कैसा, डेल्टा s डिस्टेंस डेल्टा t टाइम। तो डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब कि इंटरवल बहुत छोटा है। तो इंटरवल बहुत अगर छोटा होगा, क्लोज टू 0 होगा, तो वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक सर्टेन टाइम विच विल बिकम एक्चुअली ds अपॉन dt। तो डिफ्रेंसिएशन का हमको यहाँ पर भी यूज़ करना होगा, और v की जो वैल्यू आएगी दैट इज इंस्टेंटेनियस विल बी ds बाई dt। तो ये होगा तुम्हारा बच्चा फॉर्मूला किसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। और ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, किसी पार्टिकल के एवरेज स्पीड का एक गिवन टाइम इंटरवल में कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, हालांकि हम लोग अभी इंस्टेंटेनियस और एवरेज को हम लोग ऐसे फॉर्मूले के तौर पे समझ रहे हैं कि एक जनरल आइडिया क्या होता है। आगे इसको समझेंगे हम लोग ग्राफ से भी, कि ग्राफ में एवरेज और इंस्टेंटेनियस कैसे फाइंड। जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो ग्राफ में भी निकालने का तरीका बताऊंगा कि एवरेज पूछा तो कैसे निकालेंगे और इंस्टेंटेनियस में तो कैसे निकालेंगे। तो ग्राफ में भी इनका अलग से जब पढ़ाऊंगा तो फिर कौन से बताऊंगा। अभी तो बस दोनों का मतलब तुमको बता रहा हूँ कि ये तुमको क्या देता है, ये तुमको क्या देता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बात करेंगे वेलोसिटी की। ठीक है, कि वेलोसिटी कैसे ट्रीट करते हैं। तो इसे अच्छे से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉटें लो, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। फिर चलेंगे हम लोग एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। ठीक है, इसे कॉपी कर लो पहले। ठीक है, जल्दी। अब चलते बच्चों देखते हैं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है।
स्पीड तो समझ गया। देखो एक बात का बस तुमको मतलब समझना है कि एवरेज का क्या मतलब है और इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है। ठीक है, ये एक इंटरवल की बात होती है और ये एक सर्टेन टाइम पर होता है। इससे तुमको बीच का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, इसमें तुमको पल पल की खबर मिलती है कि पार्टिकल कब किस कंडीशन में क्या कर रहा था, क्या उसके साथ हो रहा था। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये इंस्टेंटेनियस गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल। इस बात को अगर तुमसे को पूछ लिया कि भाई वेलोसिटी निकालते दोनों क्यों है, तो इन्फॉर्मेशन तुमको अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है कि हर पल पल क्या हो रहा है, बस पूरे इकट्ठे टाइम इंटरवल में तुम्हारा इंटरेस्ट है, गो फॉर एवरेज। लेकिन तुम अगर एक एक पल पल की खबर चाहते हो तो गो फॉर इंस्टेंटेनियस। ठीक है, चलो स्पीड की बात हो गई, लेट अस टॉक अबाउट वेलोसिटी। वेक्टर की बात करते हैं अब। तो बच्चों मान लो ये हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, स्पेस टाइम बन गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये है ओरिजिन और कोई पार्टिकल है जो अभी पॉइंट पी पर है। ठीक है, इनिशियली पॉइंट पी पर है और घूमता फिरता अपना वो किसी पॉइंट क्यू पर जाकर के ऐसे बैठ गया। दिस इज पॉइंट क्यू। जैसे एग्जांपल तुमको लिया हाउस फ्लाई का, तुम्हारे घर के कमरे में हाउस फ्लाई का मोशन कैसे होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी होता है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने में उसका टेढ़ा मेढ़ा ऐसा पाथ होता है। ठीक है, नॉट नेसेसरली कि वो स्ट्रेट लाइन ही चले, स्ट्रेट लाइन चलेगा तो अच्छी बात है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं चलता तो मैं एक जनरल मोशन को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक, कुछ इस तरीके से होगा स्पेस में। अब मान लो पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पी है। अब मान लो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन पी है, तो यहाँ से मैं इसको मिला दूँ तो ये इसका हम लोग पढ़े थे ना पोजीशन वेक्टर में, तो ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इट इज कॉल्ड R1। ठीक है, R1 ये पार्टिकल को मिला दिया, फाइनल पोजीशन इसकी है, तो ये हो गया इसकी फाइनल पोजीशन R2। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमको चूज़ करना होता है ना कि किस के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो कोई फिक्स ओरिजिन है जिसके रिस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर्स। हम सब जानते हैं कि जो ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है, मान लो इसको मैंने L कह दिया, S कह दिया, ये तो डिस्टेंस हो गया कि पाथ का जो टोटल लेंथ है। तो हालांकि डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं लिख दूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू S। ठीक है, डिस्टेंस कितना अगर हमको पता करना हो तो इज S। लेकिन मान लो अगर हमको ये पता करना हो कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल, अगर हम ये पता करना चाहें कि ये टाइम है T1 और ये टाइम मान लो T2 है, T1 से T2 तक डिस्प्लेसमेंट, तो ये हम सब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R। तो चूँकि वेलोसिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस से मतलब नहीं है, हम सिर्फ ये चेक करेंगे कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे ख़त्म किया। जब भी डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है, बीच में पूरी दुनिया घूम कर आएगा उससे कोई मतलब मेरा नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू डेल्टा R, और जब डेल्टा R पोजीशन होती है, इस बात को ध्यान रखना, हमेशा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करते हैं, दैट इज R2 माइनस R1। तो कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो फाइनल पॉइंट की पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट की पोजीशन वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल होगा, भूलना नहीं इस बात को। तो T1 टाइम पे R1 पे था, T2 टाइम पे R2 पे चला गया। तो यहाँ पर अगर मुझको निकालना हुआ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी दैट इज
वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमको बस ये मतलब होगा कि वो कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया, दैट इज़ R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। मैं फिर बोल दूँ कि डिस्प्लेसमेंट में बीच में हमें उसके किसी भी पोजीशन से मतलब नहीं है, बस ये चेक करना होता है कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पहुँच गया, वो कहलाएगा उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टाइम से डिवाइड कर दोगे वो कहलाएगा उसका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन फिर तुमको जैसे एक बात कही मैंने कि एवरेज वेलोसिटी हमें एक इंटरवल में इंफॉर्मेशन देता है, पूरे इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ। लेकिन एक्चुअल में अगर हम अलग अलग टाइम पर पूछें, जैसे फिर एग्जांपल यहाँ 8 बजे निकला और 8:30 पर यहाँ पहुँचा, तो 30 मिनट में वो ऐसे तो आया नहीं है, वो तो हम दिखा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, पूरे 30 मिनट में वो ऐसे मूव किया है। तो पल पल का अगर तुमको वेलोसिटी निकालना होगा, हर पल, अब ऐसे कहो तो यहाँ से निकला यहाँ पहुँच गया, इसका वेलोसिटी का एक सिंगल डायरेक्शन होगा, दैट इज़ दिस। लेकिन रियल में हर पल उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट है। भाई स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं कर रहा है, वो टेढ़े मेढ़े चल रहा है स्पेस में, तो हर पल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो हमको क्या पता करना होगा, इंस्टेंटेनियस। तो ऐसे कंडीशन में v इंस्टेंटेनियस वही है फॉर्मूला, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा r बाई डेल्टा t। अगर इंटरवल को बहुत छोटा मैं कर दूं, एकदम 0 के आसपास पहुंचा दूं, तो एक सर्टेन टाइम पर तुमको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो दिस बिकम्स योर dr बाई dt। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, बस वहाँ पे हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुमको बहुत सा होना बहुत जरूरी है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपस में रिलेशन क्या हो। देखो, हम जब भी बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हैं, एक मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 0। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे कोई 2 पॉइंट लूँ, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, बहुत ध्यान से देखना, या मैं तुमको दूसरे फिगर में करके बताता हूँ। ठीक है, ऐसे ये कोई है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब यहाँ मैं अगर एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो स्पीड के लिए ये टोटल लेंथ लूँगा और वेलोसिटी के लिए मैं ये डिस्प्लेसमेंट लूँगा, बराबर। ये टोटल डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, और दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी, क्योंकि जो लेंथ है जो स्पीड में यूज़ करेंगे वो थोड़ी सी बड़ी है, और ये जो लेंथ है जो डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी में यूज़ करेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ज़रूरी कि सेम हो, है ना। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो ठीक है, हो सकता है इस कंडीशन में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये दोनों हमेशा सेम होती है। इनफैक्ट दोनों एक ही चीज़ आई है। जो स्पीड होता है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है। एक्चुअली में देखो ये होता है, मैं लिख दूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होती है। मालूम है क्यों? देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब निकालते हो तो dt डेल्टा t बहुत कम होता है। अभी डेल्टा t यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा है। अगर मैं डेल्टा t बहुत छोटा कर दूँ, अभी थोड़ा छोटा करता हूँ,
और ए से बी को यहाँ कर दूँ, ए से बी यहाँ कर दूँ या यहाँ कर दूँ, या अगर मैं ए से बहुत नज़दीक चले जाऊँ, यहाँ पर चला जाऊँ, सपोज दैट ए से ए डैश पर चला जाऊँ, तो अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा ना, तो जो एक्चुअल में जो छोटी सी डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर पे एक और फिगर बनाऊँ, बड़ा सा एक कर्व बनाया मैंने, ठीक है। इस कर्व की जो टोटल लेंथ है वो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट है, दो डिफरेंट है। लेकिन कर्व पर अगर मैं बहुत छोटा इंटरवल लूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंसिडर करूँ, एक्स और वाई, बहुत छोटा इंटरवल, डेल्टा टी यहाँ से यहाँ तक का जो समय है डेल्टा टी क्लोज टू ज़ीरो, हालांकि यहाँ फिगर में भी बहुत बड़ा है, उससे छोटा होना चाहिए। तो अगर इंटरवल बहुत छोटा होगा तो यहाँ से यहाँ तक देख लो, डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है। तो जब बच्चों टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है ना, तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है। तो छोटे इंटरवल के लिए जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट अप्रॉक्सीमेटली होगी, तो दोनों की वैल्यू हमेशा सेम हो जाएगी। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो कुछ होती नहीं है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस बात को ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये बराबर शायद ना हो भी सकता है मगर कंफर्म नहीं है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के हमेशा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ds/dt और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dr/dt का मैग्नीट्यूड लेना है। तो जब टाइम इंटरवल छोटा होता है dt, तो ये ds और dr आपस में सेम होते हैं। एक शॉर्ट इंटरवल के लिए तुम कह सकते हो कि जो ds है इज इक्वल टू dr, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इफ डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो जो उस छोटे इंटरवल में डिस्टेंस तुम तय करोगे और जो डिस्प्लेसमेंट तुम तय करोगे वो सेम होगा। देख लो यहाँ पर, अगर यहाँ से यहाँ जाओगे तब दोनों डिफरेंट है, लेकिन अगर तुम यहाँ से यहाँ होगे तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। एक्चुअली होता क्या है ना, इतने कम इंटरवल के लिए पार्टिकल मोड़ ही नहीं पाता, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग कैसे हो सकता है। तो छोटे इंटरवल के लिए यानी कि इंस्टेंटेनियस के लिए जो स्पीड है, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो दोनों सेम होते हैं। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड डिफरेंट होगा नहीं, मैंने बोला हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दोनों डिफरेंट हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। इस बात को नोट कर लो। तो हमेशा ये दोनों सेम होंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि पार्टिकल किस पाथ में चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या है। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो जितना वो अब तुम देख लो, x से y तक जाने में जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट। भाई यहाँ से यहाँ तक कहोगे तब ना पार्टिकल मुड़ा है, छोटे से इंटरवल में कहाँ मुड़ा रहेगा। तो जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी। किसी भी पॉइंट पर तुमको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा रिलेशन है जो हमको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, कि किसमें क्या कहानी होती है। तो ये क्लियर है कि व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस, और ये चीज़ दोनों में क्या है। तो जल्दी से कॉपी कर लो, चलते हैं फिर हम लोग एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तरफ, ठीक है। जल्दी अब चलते हैं बच्चों, समझते हैं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में क्या मतलब होता है। देखो बात वही है, एक इंटरवल होगा तो एवरेज और एक सर्टेन टाइम होगा तो इंस्टेंटेनियस। जैसे हम यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि हम सब जानते हैं कि
एक्सलेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हम सब छोटे क्लास से पढ़ते आते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि एक्सलेशन तभी आता है जब वेलोसिटी में क्या होता है चेंज, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस चीज़ को थोड़ा समझना ध्यान से, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और दोनों में से कोई भी चेंज करेगा तो हम कहेंगे वेलोसिटी में चेंज हुआ है, और देयर विल कम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए दोनों को चेंज करना नेसेसरी नहीं है। चेंज करेगा वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन नॉट नेसेसरली कि दोनों ही चेंज करें। अगर दोनों में से एक भी चेंज कर गया तो एक्सेलरेशन की मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, बात समझ रही है? तो अगर कभी भी मैं कहूँ कि पार्टिकल में एक्सेलरेशन है तो समझ जाना कि वेलोसिटी के या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा होगा, या तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा, या तो दोनों में होगा। मतलब मैग्नीट्यूड चेंज करा, डायरेक्शन नहीं चेंज करा, फिर भी एक्सेलरेशन आएगा। मैग्नीट्यूड में चेंज ना करे, डायरेक्शन में चेंज हो, फिर भी एक्सेलरेशन आएगा। दोनों में चेंज होगा तब तो एक्सेलरेशन बिल्कुल भी आएगा, कॉमन सेंस की बात है। सिर्फ तभी नहीं आएगा जब मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी दोनों क्या है, कांस्टेंट है। इस केस में ओनली एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो याद रखना कि वेलोसिटी में चेंज की बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, या दोनों में से कोई एक चेंज करेगा, हमारा काम हो जाएगा। तो जब भी एक्सेलरेशन की बात होगी इस बात को ध्यान रखना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल की वेलोसिटी है t1 टाइम पर, ये इसकी वेलोसिटी है, कोई मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन है एट टाइम t1, और किसी दूसरे टाइम t2 पर उसकी वेलोसिटी ये हो गई। मैग्नीट्यूड भी चेंज कर गया, डायरेक्शन भी चेंज कर गया। यहाँ मूव कर रहा था विथ सम स्पीड v1, अब यहाँ मूव कर रहा है विथ सम स्पीड v2, और यहाँ से यहाँ तक होने में t1 से t2 टर्म का तुमको वक्त लगा। तो इतने वक्त के दौरान वेलोसिटी में चेंज हुआ है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का वही कॉन्सेप्ट है जो पढ़ा हम लोगों ने भी। एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, दैट इज v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। इसको हम लोग थोड़ा सा वेक्टर पढ़े भी थे, अभी और पढ़ेंगे। ये तो हो गया एवरेज। लेकिन तुमको पता करना हो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में किसी सर्टेन टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, एक सर्टेन टाइम पर, तो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस। ए इंस्टेंटेनियस या सिर्फ ए, एंड दैट विल बी अगेन सेम फॉर्मूला, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 and delta v by delta t, which will become dv upon dt। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एवरेज, ये हो गया इंस्टेंटेनियस। मगर एक बात का ध्यान रखना, एक्सेलरेशन में ऐसा हो सकता है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन में चेंज हो। वो याद रखना कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड। तो ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो मगर फिर भी एक्सेलरेशन हो। क्लियर है ना? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है। उस डायरेक्शन के वजह से, डायरेक्शन में चेंज की वजह से देयर विल बी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं फिर से कह दूँ, दोनों को चेंज होना नेसेसरी नहीं है। अगर दोनों चेंज किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक भी चेंज कर जाएगा तो एक्सेलरेशन की प्राप्ति हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमको पता होना चाहिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन वो सब कर पाने के लिए
कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हमको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में तुमको मुझको ये दो चीज़ समझानी थी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, जो कि बहुत बारीकी से, बहुत बेसिक से, बहुत फंडामेंटली हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है एवरेज का, इंस्टेंटेनियस का, स्पीड के केस में, वेलोसिटी के केस में और एक्सेशन के केस में, स्पेशली स्पीड और वेलोसिटी के केस में, ये अच्छे से क्लियर कर लो। और जो बातों को मैं बताया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही उसकी स्पीड होती है। तो स्पीड इज़ नॉट डिफरेंट, स्पीड इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों सेम होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, एवरेज नहीं मगर इंस्टेंटेनियस सेम होगा। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे चलते कुछ बातचीत करेंगे। ठीक है, जल्दी। ओके, तो वैसे मैं सोचा था कि आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, मगर ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल में चला गया तो अच्छी बात है। आज हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आज बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखो, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोटबुक में चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ, क्योंकि वही एग्ज़ाम के टाइम में तुम्हें काम आएगा। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखो, जगह जगह पे पॉज करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उनको कॉपी करो, नोट करो, और जो यहाँ लिख रहा हूँ तो तुमको कॉपी में लिखना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तो इस पर क्वेश्चंस करेंगे कि इन तीनों पे, एवरेज पे और इंस्टेंटेनियस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लेकिन बिफोर आई साइन ऑफ, एक चीज़ तुमसे और कह दूँ, ये चैप्टर थोड़ा मैथमेटिकल है, तो इसमें कैलकुलस की बड़ी ज़रूरत पड़ती है हमको, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मैंने क्लास लिया हुआ है, पूरा डिटेल में मैंने कैलकुलस पढ़ाया है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन का मतलब, स्लोप, ग्राफ, सब कुछ बताया है, और इंटीग्रेशन का बताया। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों जितना भी मैथमेटिकल फिजिक्स मैंने पढ़ाई है उसका लिंक मैं डाल दूँगा। जिन बच्चों को भी बेसिक मैथमेटिक्स में दिक्कत है, इन दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देख लेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें और वहाँ पे कैलकुलस अगर आता हो तो हमें फिर दिक्कत ना हो। हम इस वजह से क्वेश्चन ना कर पाएँ कि हमें कैलकुलस नहीं आता है। फिज़िक्स में दिक्कत हो सकता है, एक्सेप्टेड है, कैलकुलस की वजह से फिजिक्स नहीं हो पा रही है, ये एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, चलो, तो लिंक मैं शेयर कर दूँगा, उस वीडियो को भी देख लेना। अगर खास दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चंस पर टाइप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत है ज़रूर बताना। मिलते हैं इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ और कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।